दोस्तों आईआरसीटीसी का तो आपने नाम सुना ही होगा। कभी ना कभी रेलवे का टिकट बुक करते टाइम कभी आपने इसका वेब यूज़ किया होगा या कभी आपने इसका ऐप यूज़ किया होगा। और आजकल ये काफ़ी फेमस है इन्वेस्टर्स के बीच में क्योंकि इसका आईपीओ आने वाला है और बहुत से इन्वेस्टर्स आपके जैसे इसमें इंटरेस्टेड होंगे सब्सक्राइब करने में। तो अगर आप इसका आईपीओ सब्सक्राइब करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्या बिजनेस करती है, कैसे इनका रेवेन्यू बढ़ा है, कैसे इसका बिजनेस ऑपरेट करता है और पिछले सालों में इनका बिजनेस कैसे आगे बढ़ा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें कि आपको इसके आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए बात करते हैं आईआरसीटीसी के बिजनेस के बारे में। जब मैंने पहली बार आईआरसीटीसी के आईपीओ के बारे में सुना तो मुझे भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि ये शायद वही कंपनी है जो सिर्फ इंडियन रेलवे के लिए टिकट बुक करके देती है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा इन डेप्थ इसकी डिटेल के बारे में पढ़ने का ट्राई किया तो मुझे पता चला कि आईआरसीटीसी का बिजनेस सिर्फ टिकट बुकिंग तक नहीं है, बल्कि इसका बिजनेस मेनली 4 सेगमेंट्स में फैला हुआ है और ये इंडियन रेलवेज को बेसिकली 4 सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पहला, ये इंडियन रेलवेज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे ये इंडियन रेलवेज के लिए कस्टमर से टिकट बुक करने में हेल्प करवा के देती है। सेकंड, कैटरिंग बिजनेस। अगर आपने टिकट बुक कर लिया और आपने किसी भी इंडियन रेलवेज की ट्रेन को बोर्ड किया, वहां पे जो भी खाना होता है वो सारा खाना आईआरसीटीसी प्रोवाइड करती है। तीसरा, अगर आप किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे गए या आपने किसी भी रेल को बोर्ड किया तो आप वहां पे पानी लेके पीते होंगे और आपने नाम पढ़ा होगा, उसका नाम होता है रेल नीर और ये ब्रांड भी आईआरसीटीसी ओन करती है। इसके अलावा चौथा मेन बिजनेस, जब हम रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो जो ब्लैंकेट्स होते हैं वो भी इंडियन रेलवेज को आईआरसीटीसी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों इनका बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है जो कि 4 अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है। अगर आपको मैं एक चौंकाने वाला फैक्ट बताऊं जिसको सुन के मैं खुद चौंक गया था, वो ये कि अगर आईआरसीटीसी 100 रुपए की इनकम करती है तो उसमें से सिर्फ 12 रुपए इसको टिकट बुकिंग से मिलते हैं। सो दोस्तों, जो हमारी परसेप्शन थी कि ये सिर्फ टिकट बुक करके देती है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि मेन बिजनेस इनका कहीं और से आता है। अगर आईआरसीटीसी का 12% रेवेन्यू सिर्फ टिकट बुकिंग से आता है तो इनका मेन रेवेन्यू कहां से आता है? तो दोस्तों इनका मेन रेवेन्यू 50% से भी ज़्यादा कैटरिंग बिजनेस से आता है जो कि ये इंडियन रेलवेज में खाना बेचते हैं। तो क्या आईआरसीटीसी स्टार्टिंग से ही कैटरिंग में इतना पैसा कमाती थी या इन्होंने रिसेंट ईयर्स में इंप्रूव किया है अपना कैटरिंग बिजनेस? चलिए बात करते हैं आईआरसीटीसी के फाइनेंशियल्स के बारे में और इस पॉइंट को जरा समझने की ट्राई करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर मैं 2017 फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो तब सिर्फ 25% का इनका टोटल रेवेन्यू कैटरिंग बिजनेस से आता था, जो फाइनेंशियल ईयर 2018 में इंप्रूव होकर 49% हुआ और करंटली ये बढ़ के 55% के आसपास हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने रिसेंट ईयर्स में अपना पूरा बिजनेस शिफ्ट किया है कैटरिंग बिजनेस की साइड में। चलिए अब बात करते हैं इसके रेवेन्यूज की कि पिछले 3 साल में इनका रेवेन्यू कैसे बढ़ा है या कम हुआ है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2017 में आईआरसीटीसी का रेवेन्यू था 1535 करोड़, जो 2018 में थोड़ा कम होके 1471 करोड़ हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2019 में वापस से बढ़ के 1868 हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2018 में इनके रेवेन्यू में डिप क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती थी उसके ऊपर जो सर्विस चार्ज होता था उसको रिमूव किया था, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू हिट हुआ था। अगर मैं बात करूं इनके नेट प्रॉफिट की तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2017 में था 229 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2018 में थोड़ा कम होकर हुआ 221 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2019 में बढ़ के हो गया 273 करोड़। दोस्तों ये तो थी इनके रेवेन्यू ब्रेकअप, टोटल रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट की बात। इस कंपनी में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है जिसकी वजह से सारे इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक हैं इसके आईपीओ को लेके? तो आईआरसीटीसी के बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मोनोपोली, कि इनके बिजनेस सेगमेंट में कंप्लीट मोनोपोली है। क्योंकि टिकट बुकिंग में इंडियन रेलवे के लिए अगर आपको कभी भी बुक करनी होगी तो उसमें एक ही कंपनी ऑपरेट करती है, वो है आईआरसीटीसी। सेकंड, अगर मैं बात करूं कि इंडियन रेलवेज को कैटरिंग को लेके तो एक ही कंपनी पूरे इंडियन रेलवेज को कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, वो है आईआरसीटीसी। इसके अलावा अगर मैं ब्लैंकेट और अदर सर्विसेज की बात करूं तो उसमें भी सिर्फ एक ही कंपनी है, आईआरसीटीसी। तो एंटायर बिजनेस सेगमेंट में इस कंपनी का मोनोपोली है, जिसकी वजह से इसको 2 एडवांटेज मिलते हैं। पहला, प्राइस कंट्रोल, कि ये प्राइस थोड़े अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती हैं, अपने रेवेन्यू को, अपने प्रॉफिट को जल्दी इंप्रूव कर सकती हैं। सेकंड, बैरियर्स टू एंट्री, तो जो इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड होंगे उनको इस चीज़ की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कल को कोई दूसरी कंपनी आएगी और इसको रिमूव कर देगी, क्योंकि इस सेक्टर में इनकी कंप्लीट मोनोपोली है और कोई भी दूसरी कंपनी इस सेक्टर में बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करती। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1 मिनट में 24,000 टिकट्स बुक होती हैं आईआरसीटीसी में। इसके अलावा डेली 10 लाख
टिकट्स ऑलमोस्ट बुक होती हैं IRCTC से। इसके अलावा 54 लाख टोटल यूजर्स हैं जो एक्टिव रहते हैं IRCTC पे। अगर मैं वाटर बॉटल्स की बात करूं तो एक साल में IRCTC 21 करोड़ वाटर बॉटल्स को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इनका सिस्टम कितना अच्छा है आपको ये सुन के पता चलेगा कि ये डेली IRCTC पे 28,000 यूजर्स नए आते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने जो भी बताया बहुत अच्छी चीजें बताई IRCTC के बारे में। अब आपको मैं बताता हूँ एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे कंसर्न क्या है, क्योंकि हर कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी होती है उसमें कुछ ना कुछ बुरी बातें भी होती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो इस कंपनी में मेनली एक ही प्रॉब्लम है, वो ये कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसकी वजह से यहाँ पे रेगुलेटरी नॉर्म्स का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2018 में इनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट कम हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग पे जो सर्विस चार्ज होता था उसको हटा दिया था। तो गवर्नमेंट से जो भी रेगुलेशन आता है उसका इस कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू पे डायरेक्टली असर पड़ता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको इस चीज़ पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए कि रेगुलेटरी नॉर्म्स इस कंपनी को आने वाले टाइम में कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको इस कंपनी का बिल्कुल भी पता नहीं है तो आप इस एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं करने वाले वो कंपनी कैसा परफॉर्म करती है और पिछले वाले सालों में इसने कैसा परफॉर्म किया। तो अगर आप IPO सब्सक्राइब करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले अपनी रिसर्च कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी वीडियो में किसी भी चीज़ को बाय एंड सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देते। हमारी सारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी वीडियोस बनाएंगे फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर। और आपको मैं इस वीडियो के बाद एक क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद या आप अपनी रिसर्च करने के बाद आपको लगता है कि IRCTC के IPO में हमें सब्सक्राइब करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो येस कमेंट करें, अगर नहीं तो नो कमेंट करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।